सबसे महत्वपूर्ण अवयव है पानी खेती के लिए। लेकिन कौन सा पानी? ज़मीन के ऊपर वाला पानी जो वर्षा के माध्यम से ज़मीन की ऊपरी सतह पर प्राप्त होता है, वास्तव में वही मनुष्य जाति का पानी है और उसी को तमाम विधियों से किसान हरदम उसको रोक कर उसका सदुपयोग करके अपनी खेती का काम करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि ज़मीन के ऊपर का पानी जो हम रोकते हैं तो वो मिनरलाइज होता है, एनर्जाइज होता है और ऑक्सीडाइज होता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है और जैसे ही ज़मीन की सतह से मिलकर बहते हुए किसी तालाब, पोखर, नदी आदि में जाता है तो उसमें मिनरल की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें बढ़ जाती है और सूर्य की ऊर्जा से एनर्जी उसको मिलती है। जब उस पानी का हम खेती में प्रयोग करते हैं तो 30 से 32% उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है। इसलिए जो भौमगत जल है वह एक स्लीपी वाटर है, वह स्वयं अभी एनर्जी से युक्त नहीं है, स्वयं उसमें ऑक्सीजन की कमी है, स्वयं उसमें मिनरल की कमी है और जब वह ऊपर आता है तो सबसे पहले ये तीनों चीज़ें पूरी करता है। जब वो स्वयं पूरी करता है तब जाके दूसरों के प्रयोग माने खेती के प्रयोग लायक होता है। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि ज़मीन के नीचे वाले पानी को यदि आप पिएं तो आपको बार बार पानी पीने की इच्छा होगी। इसके माने क्या है? उसमें धारिता कम है, उसमें मिनरल कम है और जो झरने का पानी है, तालाब का पानी है या कुएं का पानी है, उसको कम पानी पीने पर भी तृप्ति का एहसास होता है। इस तरह से उसको हम जांच भी सकते हैं। ज़मीन के अंदर का पानी मनुष्य जाति का है ही नहीं, पृथ्वी अपने एक संतुलन को बनाए रखने के लिए वह पानी है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर रक्त संचार प्रणाली है, जिस तरह से रक्त संचार शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसी तरह वह जल है और वह दूसरा काम भी करता है। ज़मीन के ऊपर से आने वाली ऊर्जा जैसे सूरज की ऊर्जा है और ज़मीन के अंदर की ऊर्जा, दोनों में शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करता है, माने ताप संतुलन का भी काम करता है। तो ये दो काम बहुत आवश्यक धरती के करता है। लेकिन पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से अनानुपातिक तरीके से अंधाधुंध दोहन हुआ है, जिसकी वजह से भौमगत जल भी घटा है और उसके परिणाम में ऊपर से आने वाले पानी का नियमितता बिगड़ गई है। असमय बरसात, अवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि के रूप में ये देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से पानी को रोकें। तो अभी हमने जैसे ज़मीन की बात की थी कि 4 प्रकार की भूमियाँ हैं। तो जो रेवाइन इलाके हैं जिसको हम राकड़ कह रहे थे, उसमें धातुओं के मात्रा की अधिकता होती है और क्ले कम होती है। इसकी वजह से वो पानी को रोक पाने में सक्षम नहीं होती है, पानी के साथ वो कटती ज़्यादा है। तो ऐसे इलाकों में पानी को रोकने के लिए जगह जगह उस पानी को रोका जाए प्राकृतिक तरीके से। चेक डैम बनाने बहुत ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे बोरी में मिट्टी भरकर या बालू भरकर रेवाइंस को जगह जगह रोका जाए और कुछ सालों में जब वो सिल्ट हो जाए तो उसकी दूसरी जगह बदल दिया जाए। इससे वो धीरे धीरे उस पानी वहाँ से सीपेज होगा, कुछ पानी जाएगा और उससे ज़्यादा पानी जाता है। फिर जो पड़ुआ वाले इलाके हैं, पीली मिट्टी वाले इलाके हैं, उनमें कुएँ बनते हैं। उन कुओं के माध्यम से हम सिंचाई की व्यवस्था करें और जो काबर इलाके हैं उनमें तालाब बनाएं और जो मार इलाके हैं उनमें तालाब बनाएं। माने काबर वाले इलाकों में जिसमें क्ले ज़्यादा होता है या माने बालू की मात्रा कम या बिल्कुल नहीं होती है, उन स्थानों पर जल भराव बहुत होता है और वहाँ पर तालाब बहुत ही सक्सेसफुल रूप में सिंचाई का साधन हो सकता है। अब बात आती है कि भौमगत जल को बढ़ाने की भी आवश्यकता हो गई है और इसके लिए अभी भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है, अटल भूजल योजना, इस तरह की तमाम बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई है। इसके लिए हमारा कहना यह है कि जब तक किसान इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठेकेदारी से यह काम भौमगत जल नहीं जा सकता। भौमगत जल ऊपर पानी रोकने से 2 या 3% से अधिक नहीं जाता है।
अधिक मात्रा में भौमगत जल जाता है बागों के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से। तो ऐसे खेती का तरीका, ऐसी विधि से खेती करें कि हर काश्तकार अपने 1/3 हिस्से में बाग लगाए, तो बागों के नीचे जब उसकी पत्ती सड़ती है, उस पत्ती को खाने के लिए केचुए आते हैं और वो जो सॉइल लाइफ जगह जगह उसमें पोर्स बनाते हैं, उस पोर्स के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में सीपेज होता है। तो जितना तालाबों से, कुओं से और बंधियों से होता है, उससे कई गुना ज़्यादा भूजल संरक्षित होता है, सीपेज होता है बागों के माध्यम से। और एक और सबसे शानदार तरीका है ऑर्गेनिक खेती, माने कंपोस्ट जितनी ज़्यादा मात्रा में खेत में रहेगा, आप देखेंगे कि पानी के सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और जब पानी नहीं होता है तो कैपिलरी एक्शन के माध्यम से वही पानी फिर से फसलों को मिलने के लिए भी उपलब्ध रहता है। तो कैपिलरी एक्शन चालू हो जाता है, और जब हम कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें भी केचुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो ये बहुत सारे तकनीक, तो इसमें जब किसानों को हम इन्वॉल्व करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, 1/3 हिस्से में बाग लगाने को के लिए प्रोत्साहित करें। और चारागाह में देखें आप कि जहाँ एक गाय या भैंस कोई गोबर करती है, आप दूसरे दिन उस गोबर को हटाकर देखें तो आप पाएंगे कि उसके नीचे सैकड़ों छेद हो गए, और कोई छेद 2 मीटर गहरा है, कोई 4 मीटर गहरा है, कोई 6 मीटर गहरा है। और जब बरसात के मौसम में इन्हीं पोर्स के माध्यम से सीधे नीचे पानी चला जाता है और हमारा उत्पादन भी बढ़ता है, तो चारागाहों से भी भूजल बढ़ता है। तो ऐसे खेती की तकनीकी विकसित करें जिसमें चारागाह भी हो, फलों की खेती हो, बाग भी हो और ऑर्गेनिक खेती की जाती हो, तब जाके इस भूजल को हम निरंतर संतुलित रख सकते हैं। और इसमें किसानों के इन्वॉल्व हुए बिना संभव ही नहीं है। तो अगर हम भूजल को संतुलित करना चाहते हैं, अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसको समग्रता से हमें आवर्तनशील खेती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, या ऐसी खेती के तरीकों को नैतिक रूप से हमें स्वीकारना पड़ेगा और उसको प्रोपोगेट करना पड़ेगा, ताकि हर किसान भूजल संरक्षण कर सके, हो जाए, तब जाके हम इस स्थिति को पा पाएंगे। और यदि इस दृष्टि से भी मूल्यांकन कर लें कि भारत में अरेबल लैंड कितनी है, तो 15.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन हम किसानों के पास है। किसान ही उसको मैनेज करता है। यदि हम इस प्रकार की खेती करते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट, माने ऑर्गेनिक खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, बागवानी भी करते हैं, तो मोटा मोटी यदि हिंदुस्तान की दृष्टि से देखा जाए तो 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन में जल संरक्षण का काम हो सकता है। तो संख्या की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए सीधा सरकार उसके लिए या कोई भी सीधे निर्णय नहीं ले सकता है। मेरी खेती है, मैं तुरंत निर्णय ले सकता हूँ कि मैं इसमें तालाब बनाऊँ या कुआं बनाऊँ या ऑर्गेनिक खेती करूँ या कुछ भी करूँ। तो किसानों को इस दृष्टि से भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संख्या की दृष्टि से भी और किसानों के कुल भूमि के मालिक की दृष्टि से भी किसान ही सर्वाधिक हैं। आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी समय पर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।